बहू, हमें धोखा देकर तूने अच्छा नहीं किया। जब भी नीता का मूड खराब होता था तो अपने सास और ससुर को लेकर बड़बड़ाने लगती थी और अपनी सारी कमी पेशी का ठीकरा अपने सास और ससुर के सिर पर फोड़ देती थी। दिमाग खराब हो गया है मेरा इस रोज रोज की चिक चिक से। जमीन जायदाद सब कुछ होते हुए भी यहाँ किराए के घर में रहना पड़ रहा है। दोनों सास ससुर जायदाद पर कुंडली मारकर बैठ गए हैं। नीता आज सुबह से ही परेशान थी। रसोई में बर्तन पटक रही थी तो अमित ने चिल्लाते हुए पूछा, आज कौन सा पहाड़ टूट गया जो तुम रसोई में बर्तन पटक रही हो? कभी आराम से काम नहीं कर सकती क्या? और अगर कोई बात है तो मुंह से बोल दो, यूं बर्तन मत फोड़ो। महीने के खत्म होने में अभी 5 दिन बाकी हैं। फिर भी मकान मालिक पैसे मांगने चला आया। इतने बड़े शहर में 20,000 रुपये किराया देना पड़ता है। बच्चों की फीस के रिमाइंडर आने लगे हैं स्कूल से। राशन भी खत्म होने आया। तुमसे तो कुछ भी नहीं होता। सब कुछ घर में रहकर मुझे भुगतना पड़ता है। तो क्या करूं, अपनी किडनी बेच दूं? कोशिश तो कर रहा हूं। ओवर टाइम भी शुरू कर दिया है। आज नहीं तो कल हालात बदल ही जाएंगे। थोड़ा सब्र तो रखो। देखो जी, इतना हाथ पांव मारने पर तुम्हें इतने सालों में क्या ही मिला? 10 साल हो गए हैं दिल्ली में रहते रहते। जितनी आमदनी नहीं उससे तो दुगना खर्चा होता है। कितनी बार कहा है, गांव की जमीन मकान बेच दो। जो पैसा है उससे हम अपना धंधा शुरू करेंगे, खुद का मकान बनाएंगे और इस रोज की हाय हाय किटकिट से मुक्ति पाएंगे। मगर नहीं, तुम्हें तो शर्म आती है अपने पिताजी से बात करने में। आखिर उनके मरने के बाद भी तो सब कुछ हमारा ही होगा। अपना नहीं तो अपने बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचते? अब ऐसा तो है नहीं कि वो आज ही मर जाएंगे। तुम ये क्या बकवास किए जा रही हो मेरे माँ बाप के बारे में? माना तुम सही कहती हो, हमें मदद मांगनी चाहिए। लेकिन मैंने उनसे कितनी बार कहा है कि हमारे साथ आकर रहो, अच्छा घर ले लेंगे, कोई छोटा मोटा धंधा कर लेंगे। मगर देख, कहते हैं गांव की हवा पानी उन्हें सुहाती है। ये सब छोड़कर यहाँ काल कोठिया जैसे मकान में नहीं रहेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है, जाकर थोड़ा प्यार से बोलो। इकलौते बेटे के लिए जरूर पिघल जाएंगे। अच्छा एक काम करो, सर्दियों की छुट्टियां आ रही हैं, हम सब 10 दिन के लिए गांव में चलते हैं और मैं माँ जी से बात करूंगी। हो सकता है उन्हें मेरी बात समझ में आ जाए और हमारे बारे न्यारे हो जाए। नीता इस तंग हाली से खुद भी बहुत परेशान थी। नीता खुद गरीब परिवार से थी, लेकिन बड़े शहर में आकर उसके सपने ख्वाहिश बहुत बड़े हो गए थे। वो कैसे भी अपना खुद का घर खरीद बिजनेस कर अपना रहन सहन सुधारना चाहती थी ताकि अपनी सहेलियों में अपनी चाक जमा सके। उसकी सहेलियां बहुत पैसे वाली थी और उनमें झूठी शान बताकर शामिल होती रहती थी। अभी कुछ दिन पहले सहेली गीता ने उसके घर पर पार्टी करने के लिए कहा। उसने जैसे तैसे तो टाल दिया, लेकिन उसकी भी इच्छा होती है कि सब मेरे घर आए, मेरा रहन सहन देखें और मैं सभी के सामने बोल सकूं कि मेरे पास भी सब कुछ है जो तुम लोगों के पास है। आखिर कब तक ऐसी उधारी में सामान खरीद कर शोबाजी करती रहूं? खैर, सभी गांव पहुंचे। अचानक अपने बेटा बहू पोता पोती को आया देख विमला जी और राम प्रसाद जी बहुत खुश हुए। बहुत अच्छा किया बेटा जो हमसे मिलने चले आए, वरना तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं होती कि अपने बूढ़े माँ बाप को याद कर लो। अरे बाबूजी, याद तो आपकी बहुत आती है, लेकिन क्या करूं, फैक्ट्री में काम बहुत है। सुबह को जाता हूँ, रात को आता हूँ, खाना भी ठीक से नहीं खा पाता। और घर में नीता को भी बहुत काम रहते हैं, बच्चे संभालती है और स्कूलों की छुट्टियां भी बहुत कम होती हैं। मगर इस बार सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम आपसे मिलने आ गए। विमला जी बोली, बहुत अच्छा किया बेटा। तेरे पिताजी तो यूं ही तंज कसते रहते हैं, इनकी बातों का बुरा मत मानना। चलो तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं बढ़िया चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। नीता बोली, अरे माँ जी आप बैठिए, मैं तो ट्रेन से आराम से आई हूँ। आज चाय नाश्ता मैं बनाऊंगी, आप बस ठाठ से बैठकर बहू की सेवा के मजे लीजिए। अपनी बहू की बात सुन विमला जी बहुत खुश हुई। आखिर एक सास को चाहिए क्या होता है। आशीर्वाद देते हुए बोली, जीती रहो बेटा, तुम्हारी जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। नीता और अमित दोनों ही माँ बाबूजी की सेवा में लग गए। जहां अमित अपने पिता के संग खेतीबाड़ी का मुआयना करने जाता, मकान की कीमत निकालता, वहीं नीता घर में अपनी सास के साथ खुल मिलकर उनके गहने रुपया पैसों के बारे में जानकारी लेती। इतना प्यार सम्मान पाकर माँ बाप दोनों धन्य हो गए। वो हमेशा सोचते थे कि बच्चों को शहर की हवा लग गई है, अब गांव की धूल मिट्टी खाने क्या आएंगे, हम जैसे बूढ़ों को यही मर जाना होगा। लेकिन अपने बेटे बहू का व्यवहार देख वे दोनों अति प्रसन्न थे। गांव वाले भी उनसे कह रहे थे, अमित जैसा लायक बेटा है राम प्रसाद जी, अब तो तुम्हारे हाथ पांव ढंग से नहीं चलते, जाकर वहीं अपनी सेवा करवाओ, हमें पूरा विश्वास है अमित तुम्हें बहुत खुश रखेगा।
लोगों के मुंह से सुनकर ये बात राम प्रसाद जी फूले नहीं समाते थे। अपनी बहू से इतनी सेवा पाकर विमला जी के होठों पर सिर्फ नीता बहू की ही बातें रहती। वो बड़े चाव से कभी उनके पैरों की मालिश करती, कभी सिर में तेल लगाती, चोटी करती, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना पकाकर खिलाती। बच्चे दिन रात दादी दादी करते पीछे घूमते फिरते। इसे देख दोनों दंपति के अंदर अपने बेटा बहू और पोता पोती के साथ रहने की इच्छा जागृत हो गई। एक दिन शाम को मिलकर सभी खाना खा रहे थे, तब राम प्रसाद जी बोले, बेटा शहर में कितने कमरों का मकान है? अरे बाबूजी, 2 कमरा है, इसी में रसोई बना रखी है। बेचारे बच्चे पढ़ने के लिए कभी छत पर कभी बरामदे में बैठे रहते हैं। रात को भी एक कमरे में ही सभी सो जाते हैं। ऊपर से साफ सफाई के लिए मकान मालिक की चिक चिक अलग सुननी पड़ती है। किराया भी इतना है कि महीने की आधी तनख्वाह इसी में चली जाती है। कभी कभी लगता है कि खाएं क्या। ये तो बड़ी परेशानी है बेटा। क्यों ना हम एक काम करें, हम अपना गांव का ये मकान बेच देते हैं और तुम वहाँ बड़ा घर ले लो, हम सब मिलजुल कर रहेंगे। देखो तो सही, 8 दिन में मुझे इतना सुख मिला है। जब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहूंगा तो मेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। जो बात करने में अमित हिचक रहा था, वो बात खुद सामने से पिताजी ने कह दी, जिसे सुनकर नीता और अमित दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। अपने पति की बात सुन विमला जी बोली, ये तो बहुत अच्छे सोचे हैं जी। मेरे मन में भी यही था, इतनी प्यारी बहू मिली है। मैं हमेशा यही सोचती, काश इससे अपनी सेवा कराने का मौका भी मिलता। मगर आप ही गांव छोड़कर नहीं जाना चाहते, इसलिए मैं डर के मारे बोलती नहीं थी। अगर आपके मन में ऐसा विचार आया है तो जल्दी कीजिए, इतना अच्छा मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। हाँ पापा, इससे अच्छा और क्या होगा। हम अपने खुद के मकान में मिलजुल कर रहेंगे। फिर एक कार ले लूंगा, उसमें आपको बैठाकर मॉल होटल बाजार मंदिर घुमाने ले जाया करूंगा। आप भी तो देखें जलवे बड़े शहर के। सभी ठहाका लगा हंस पड़े। मगर बाबूजी, मकान क्यों, खेत की जमीन भी बेचकर यहाँ से चलते हैं, दोबारा आने का झंझट नहीं रहेगा। क्या कहते हैं? बेटा जमीन पुरखों की है, देखता हूँ मन तो नहीं करता, फिर भी देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। अगले दिन उन्होंने ये सारी बात अपने खास दोस्त मनोहर को बताई, जो कि गांव का एक बड़ा किसान था। सारी बात सुनने के बाद मनोहर बोला, राम प्रसाद बेटा, बहू के साथ जीवन बिताना अच्छी बात है, उसके लिए अपना मकान खेत सब बेच कर चले जाना भी ठीक है, क्योंकि जहाँ बच्चे वहाँ माँ बाप को होना ही चाहिए। आखिर बुढ़ापे का सहारा तो वही है। मगर मेरा एक सवाल था दोस्त, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो आजकल अखबारों मोबाइलों में ऐसी ऐसी खबरें आती हैं जिनको सुनकर कलेजा मुंह को आ जाता है। माँ बाप को सड़क किनारे भीख मांगने छोड़ देते हैं या फिर ट्रेन में बैठाकर भूल जाते हैं, हरिद्वार वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं। मैं नहीं चाहता ऐसी दुर्घटना तुम्हारे साथ हो, इसलिए जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। राम प्रसाद जी कहते हैं, अरे दोस्त, वो कोई मूर्ख बदनसीब बेटा होता होगा जो अपने जन्म देने वाले माँ बाप को दर दर की ठोकने खाने के लिए छोड़ देता होगा। मेरा बेटा होने से तो माँ बांझ होना ठीक समझेगी। देखो दोस्त, बहू बेटा पर विश्वास रखो, पर अंधविश्वास नहीं करना। थोड़ा मुझ पर भरोसा रखो। अगले दिन सब कुछ बेचकर अमित सभी को लेकर शहर आ गया। सब बहुत बढ़िया चल रहा था। राम प्रसाद जी ने बेटे को 3 कमरों का नया घर दिलवाया। कुछ पैसा बच्चों की पढ़ाई के नाम एफडी में जमा कर दिया। नीता अपने सास ससुर की खूब सेवा करती। कभी बाहर जाना होता तो बच्चों को उनके भरोसे छोड़ निश्चित होकर चली जाती। मगर धीरे धीरे घर का सारा काम काज विमला जी के कंधों पर आ गया। इतने बड़े घर की साफ सफाई, बच्चों का टिफिन खाना, देखभाल करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होने लगा। उस पर आए दिन बहू अपनी किटी पार्टी, जन्मदिन, हाउस पार्टियां करती रहती, जिसकी वजह से रसोई का सारा काम विमला जी को संभालना पड़ता था। कल बेटा बहू की शादी की सालगिरह थी। खुशी खुशी में विमला जी ने रसोई का काम तो संभाल लिया, मगर रात होते होते उनके हाथ पांव अकड़ गए। जैसे तैसे रात में खाना खाया, सोचा रसोई की सफाई बर्तन सुबह कर लेंगी, मगर सुबह तक उन्हें बहुत तेज बुखार आ गया। जैसे तैसे अपने बेटे के आगे गिड़गिड़ाकर उसके हाथों से दवा मंगवाई। नीता को जैसे ही पता लगा सास बीमार है तो उनकी देखभाल करने की बजाय अपनी सहेलियों के संग घूमने फिरने निकल जाती, बच्चों के लिए बाजार से ऑर्डर कर देती। बड़ी मुश्किल से राम प्रसाद जी ने विमला जी के लिए खिचड़ी बनाई और उन्हें दवा दी। 2 दिन बाद विमला जी को अच्छा लगा तो वे उठकर काम करने लगी। तब राम प्रसाद जी ने उनका हाथ पकड़कर बोला, बस करो भाग्यवान, अब इस उम्र में तुमसे ये सब नहीं होता। मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तब अपने बेटा बहू से उन्होंने कहा,
क्यों ना साफ सफाई के लिए काम वाली बाई लगा ली जाए, क्योंकि अब तुम्हारी माँ से इतना काम नहीं होता। सुनते ही नीता और अमित बोले, कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है, उसके लिए हम घर के नियम नहीं बदल सकते। और बाबूजी, तनख्वाह इतनी है, जो पैसे थे हमने घर खरीदने में लगा दिए, अब बाई को देने के लिए रुपया कहाँ से आएगा? नीता और माँ मिलकर सब संभाल रहे हैं ना, उन्हें संभालने दीजिए, आप आराम कीजिए। मगर राम प्रसाद जी जानते थे बहू तो किसी काम में हाथ नहीं लगाती, और विमला जी कई दिनों से बीमार होकर भी काम काज में लगी हैं। बेटा, मैंने तेरे लिए इतना किया, तो अपनी माँ के लिए व्यवस्था तो कर ही सकता है। नीता बहू को तो पार्टियों से फुर्सत नहीं, और फिर घर में रोज नया सामान लेकर आता है। कल ही की बात देख लो, तुमने नीता की शादी की सालगिरह पर नया सोने का हार सेट लाकर पहनाया है। मुझे नहीं लगता कि पैसों की कोई तंगी चल रही है। हद करते हैं बाबूजी, आप अपने ही घर में अपने बच्चों को नजर लगा रहे हैं, जबकि आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बेटे ने बहू के लिए जेवर जोड़ा है। आखिर काम तो वो परिवार के ही आएगा ना, कौन सा मैं खा जाऊंगी? और फिर आप दोनों दिन भर करते क्या हैं? मुफ्त का खाना खाते हैं, थोड़ा हाथ पांव चला लें, अपने पोता पोती को संभाल लेंगे तो घिस नहीं जाएंगे। बहू नीता ने तमाते हुए बोला। बात बहुत बढ़ गई, राम प्रसाद जी को सहन नहीं हुआ। गुस्से में बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? भूलो मत, मेरी वजह से आज तो इतने बड़े घर की मालकिन बनी हो। कोई ऐसा नहीं किया है बाबूजी आपने। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, आखिर घर अपने बेटे के लिए ही खरीदा है, वो भी इतने सालों बाद तड़पा तड़पा कर। अब जाकर हम तसल्ली से जी रहे हैं, तो आपको चैन नहीं पड़ रही? और माँ जी, गांव में अकेले ही तो सारा काम करती रही, सिर्फ शहर आते ही उन्हें नौकर चाहिए। आप लोग झगड़ा मत कीजिए, अड़ोस पड़ोस के लोग सुन रहे होंगे। बाबूजी, मैं कुछ करता हूँ, आप अपने कमरे में आराम कीजिए। बेटे की बात सुन राम प्रसाद जी और विमला जी दोनों अपने कमरे में चले गए। तब अमित नीता का हाथ खींचते हुए उसे कमरे में ले गया और जोर से बोला, शर्म नहीं आती तुम्हें? किस तरह की बातें करती हो? उनका सब कुछ लूट कर अब मैं उन्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ? सही तो कह रहे हैं, उन्हीं की वजह से तो आज इतना बड़ा घर मिला है, वरना चप्पल घिस घिस कर पैरों में घाव बन गए थे। बगैर किराए के मकान से छुटकारा नहीं मिला था। देखो जी, तुम पहले भी किसी काम के नहीं थे, मेरी वजह से आज इतना बड़ा घर और रुपया पैसा मिला है। मैं तो जैसी थी वैसी ही हूँ और वैसी ही रहूंगी, तो मुझे कोई पार्टियों में आने जाने से नहीं रोक सकता। अगर कुछ करना है तो अपने माँ बाप को वापस गांव का रास्ता दिखाओ। तमतमाते हुए बोली, गांव किस मुंह से बेचूं? सब कुछ बेचकर तो यहाँ आ गए हैं, अब क्या झोपड़ी बनाकर दे आऊं? कोई बात नहीं, शहर में रखने का मन है तो वृद्ध आश्रम में छोड़ आओ, कभी कभी जाकर मिल आना, ज्यादा हो तो फल मिठाई भी दे आना। अमित बेचारा धम से बिस्तर पर बैठ गया, सोचने लगा, माँ बाबूजी का साथ दिया तो बच्चे और पत्नी छूट जाएंगे, और अगर पत्नी बच्चों के साथ रहा तो माँ बाबूजी को छोड़ना ही पड़ेगा। मगर घर की सुख शांति के लिए फैसला तो लेना ही होगा। अब ऐसे गहन चिंतन करने की जरूरत नहीं है, कल हमारी फ्लाइट है, पहले जरा घूम फिर आते हैं, फिर आकर इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाना है सोच लेना। लेकिन नेता, तुम ही सोच लो, वे लोग वृद्ध आश्रम में कैसे रह पाएंगे? तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो तो अच्छा रहेगा। सोचो, उनके यहाँ रहने से कितने फायदे हैं। तुम बच्चों को छोड़कर कितनी निश्चयता से घूमने फिरने पार्टी करने जा सकती हो। साफ सफाई बागवानी की चिंता नहीं होती, माँ बढ़िया बढ़िया खाना बनाती है, मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना पड़ता। बच्चे स्कूल से आते हैं तो उन्हें दादा दादी का प्यार मिल जाता है। और देखो, जब कभी हमें घूमने जाना हो तो घर में ताला भी नहीं लगाना पड़ता, फ्री की चौकीदारी अलग। उन दोनों के इस घर में रहने से बहुत फायदे हैं, थोड़ा समझो। अमित लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, देखो अमित, बात तो तुम्हारी 100% सही है, लेकिन आज जो कलेश उन्होंने किया है उसके बाद मैं उन्हें 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मगर तुम कहते हो तो उन्हें हमारे लौटने तक इस घर में रहने की मैं परमिशन देती हूँ, मगर उसके बाद उनका बोर या बिस्तर यहाँ से बन जाना चाहिए। और अगर तुम्हारा दिमाग भी अभी ठिकाने में नहीं आया और माता पिता के चक्कर में मुझे एडजस्ट करने को बोला, तो मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा दोनों बच्चों को यहाँ से लेकर जाने में। दूसरा, मैं तुम तीनों पर मानहानि का केस कर दूंगी, फिर काटते रहना कोर्ट कचहरी के चक्कर, उसके बाद जीत मेरी ही होगी। तब देते रहना भरण पोषण के लिए गुजारा भत्ता, और पड़े रहना अपने बूढ़े माँ बाप के संग। ये कहकर नीता गुस्से में पैर पटक कर कमरे से बाहर चली गई। शायद अमित के अंदर अपने माता पिता के लिए भाव बाकी थे,
इसलिए वो बार बार नीता को समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा था क्योंकि बात बीवी बच्चों की थी। क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो फिलहाल शिमला मनाली जा रहे हैं, वहीं कुछ ठंडे दिमाग से सोच विचार करूंगा। ऐसा सोच अमित ने अपने कपड़े जमाना शुरू कर दिए। अगले दिन चारों बैग पैक करके घर से निकलने लगे तो विमला जी बोली, अरे बच्चों, मैंने तुम लोगों के लिए नाश्ता तैयार कर दिया है, अचानक कहाँ जा रहे हो? वह कुछ अनहोनी के अंदेशे से डरकर बोली, माँ जी जरूरी था ना आपका टोकना। खैर, अगर इतना ही प्यार था तो कल इतना चिल्लम चिल्ली करने की जरूरत क्या थी? कल तो बाबूजी को बड़ा कष्ट हो रहा था आपके काम करने से, और आज आप हमारे लिए नाश्ता तैयार कर रही हैं। इतना एहसान मत कीजिए हम पर। और वैसे भी आपके हाथ के बने खाना खाने के लिए भूखे नहीं बैठे रहेंगे हम जिंदगी भर। तमतमाते हुए नीता बोली, नीता थोड़ा चुप हो जाओ माँ, वो हम शिमला जा रहे हैं, बच्चों की छुट्टियां थी तो सोचा थोड़ा घूम आते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, हम चलते हैं। अमित सबको लेकर बाहर गाड़ी के पास चला जाता है, मगर तभी विमला जी ने देखा कि अमित किसी काम से अपने कमरे में वापस आया है तो दौड़कर रसोई में गई। बड़ा सा खाने का डब्बा पैक कर राम प्रसाद जी से बोली, सुनिए जी, अभी वे लोग निकले नहीं हैं, एक काम कीजिए, ये डिब्बा उन लोगों को बाहर पहुंचा दीजिए, मेरे पाँव में बहुत दर्द है, वरना मैं चली जाती। राम प्रसाद जी गुस्से में बोले, तेवर देखे तुमने अपनी बहू के, किस तरह अपने बाप समान ससुर से जबान लड़ा रही थी, और तुम चाहती हो कि मैं नौकरों की तरह उसे खाना देने जाऊं? आप बिना यही सब आपके बेटे ने किया होता तो? थोड़ा भी सोचते नहीं हो। बेचारी एडजस्ट कर रही है, पहले अकेली रहती थी। तुम्हारे नाटक भी तो कम नहीं है। देखो जी, सब कुछ एक तरफ, मेरे पोता पोती को मैं भूखा नहीं देख सकती। गुस्से में उसने सुबह बच्चों को दूध भी नहीं पीने दिया। बेचारे हम बड़ों की सजा छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे क्यों भुगते? मेरे बच्चे भूखे रहें, मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी। चलिए जाइए, खाने का डिब्बा देकर आइए। तुम जैसी जिद्दी औरत के कारण ही मेरा जीवन खराब हो गया। तुम ही जिद करती थी शहर चलो शहर चलो, बेटा बहू के पास रहेंगे। देख लिया परिणाम, कैसी बहू है और कैसा बेटा। बहू के आगे क्यों नहीं बोलता तुम्हारा जोरू का गुलाम। आप अपनी रामायण थोड़ी देर के लिए बंद कीजिए। अच्छा ठीक है, बहू के पास नहीं तो बेटा कमरे में है, दे आइए, लगता है पैसे भूल गया है, बहुत जल्दी में था। जाइए कमरे में ही टिफिन थमा दीजिए। कहना माँ ने दिया है, रख लेगा, उसे भी पता है बच्चे भूखे हैं। जाओ, अब देर मत करो। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? धक्का देते हुए राम प्रसाद जी को अमित के कमरे में भेज देती हैं। न चाहते हुए भी वे बेटे के कमरे की तरफ पहुंच गए। यार तू मेरी समस्या समझ, मामला बहुत गंभीर है। मेरी पत्नी मेरे माता पिता के साथ रहना नहीं चाहती, घर में क्लेश होते रहते हैं, समझ नहीं आता क्या करूं। कल तो उसने ये तक कह दिया था कि अगर शिमला से आने के बाद उन्हें यहाँ देखा तो घर छोड़कर चली जाएगी। अब तू ही बता मैं क्या करूं। अरे ये तो आजकल के आए दिन के नाटक हैं। जवान लोग बूढ़े लोगों के साथ रहना नहीं चाहते। इतनी गंभीर समस्या भी नहीं जितनी तूने बना रखी है। उन लोगों ने अपनी जिंदगी जी ली है, अब तुम लोगों को जीनी है। कब तक घर में लड़ाई झगड़ा करते रहोगे? बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? मेरी मान तो ये बहुत ही अच्छा सुझाव है, उस पर अमल कर। कुछ फुसफुसाते हुए दोस्त अविनाश ने बोला, सच में यार ऐसा हो सकता है? किसी को बुरा तो नहीं लगेगा यार? इतनी सुविधा मिलेगी, किसी को बुरा क्या लगेगा? बल्कि वे लोग तो बहुत सुखी रहेंगे। अब तू जा, छुट्टियां मना, इतनी चिंता मत कर, मैं हूं ना, सब देख लूंगा। यार तूने तो मेरी सारी चिंता ही खत्म कर दी। ठीक है, शिमला से आते ही तू सब संभाल लेना। हाँ हाँ, सब संभाल लूंगा। चल अब रखता हूँ, बाय। उसने फोन रख दिया। इधर तसल्ली करता हुआ अमित जैसे ही कमरे से बाहर निकला, अरे बाबूजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अमित ने पूछा। वही तो समझ में नहीं आ रहा है बेटा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। बेटा अगर तुम समझते तो आज घर के हालात कुछ और होते, मगर ये तुम्हारी माँ है ना, महामूर्ख औरत है, बेटे के मोह में अंधी। देखो तो बहू ने कितना कुछ कहा, क्या क्या नहीं किया हम लोगों के साथ, फिर भी उसे भूखा नहीं देख सकती। हुई ना बच्चों के मोह में अंधी। हाँ हाँ हाँ। हंसते हुए टिफिन अमित के हाथों में थमा दिया। खा लेना बेटा, रास्ते में माँ का प्यार है, शायद तुम्हारी भूख मिट जाए। वैसे तो आजकल सब इतने भूखे हो गए हैं कि इन्हें खाना, रुपया, पैसा, मकान, जमीन, जायदाद, खेत खलियान सब कुछ मिल जाए फिर भी इनकी भूख खत्म नहीं होती। बाबूजी ये क्या पहेलियां बुझा रहे हैं? मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। बोल अमित वहां से चला गया। उसे जाता हुआ देख राम प्रसाद जी की आंखों में आंसू आ गए। क्या इंसान ये दिन देखने के लिए बच्चे पैदा करता है? क्या हुआ जी, बच्चों की याद आ रही है? जब से वो लोग गए हैं मेरा भी मन बड़ा बेचैन है। अच्छे से लाड प्यार भी नहीं कर पाई।
पता नहीं खाना खाया होगा या नहीं। हमें उन्हें कम से कम खुशी खुशी विदा करना चाहिए था। यूं लड़ लड़ कर जाना कोई अच्छी बात नहीं है। इतनी दूर जा रहे हैं, उनके साथ अपना आशीर्वाद भी भेजना चाहिए था। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद फोन कर बहू बेटा से बात कर लूंगी, देखना। चुप हो जाओ भाग्यवान, गुस्से में लाल आंखें करते हुए राम प्रसाद जी बोले। बहुत हुआ तुम्हारा लाड प्यार। तुम जिन लोगों पर अपना इतना प्यार दुलार लुटा रही हो, वो तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं इसका तुम्हें पता भी नहीं है। और अगर तुम्हें बता दिया तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये प्यार किस चिड़िया का नाम है ये भी भूल जाओगी। भूल जाओगी कि तुम्हारा कोई परिवार भी है। भांग खा लिया क्या? सुबह सुबह कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हैं, क्या हुआ है मुझे बताइए। विमला जी घबराते हुए पति से पूछती हैं। तुम सुनना चाहती हो तो सुनो। एक ही सांस में जो भी कुछ उनके मन में था सब कुछ बोल दिए। सुनते ही विमला जी थम से कुर्सी पर बैठ गईं। क्या इतना बड़ा धोखा, वो भी इकलौते बेटे बहू से है प्रभु। ये सब देखने से पहले मुझे दुनिया से क्यों नहीं उठा लिया? तुम चिंता क्यों करती हो? मैं भी ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर अपने बाप को याद रखेगा। और ये उदाहरण हर बेटे के लिए होगा। आप क्या कर लेंगे, क्या करने वाले हैं मुझे भी तो बताएं। तुम आप चुप कर जाओ। ये बोलकर वे बाहर चले गए। 7 दिन की छुट्टी खत्म कर नीता अमित बच्चों सहित घर लौट रहे थे। सच अमित जी, इस बार तो मजा आ गया। पहली बार हम इतनी दूर घर द्वार की चिंता किए बगैर घूमने गए थे। हसीन वादियों में दिल भी खुश हो गया। बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। ये देखो कितनी सुंदर तस्वीर आई है हम सबकी। अब तो घर में आराम करने का इरादा है। नीता और अमित दोनों ही बातों में मस्त और व्यस्त थे। कब घर आया पता ही नहीं चला। गाड़ी रुकते ही अमित बोला, चलो मैं सामान उतारता हूँ, तुम बच्चों को लेकर आराम करने कमरे में पहुंचो। अरे अमित जी, ये लड़कियां यहाँ क्या कर रही हैं? आश्चर्य से नीता ने अपने पति से कहा। देखा तो 2 बालकनी में थी, 2 बगीचे में बैठी थी। तभी वहां से जाती एक लड़की को रोककर अमित ने पूछा, आप लोग कौन हैं और हमारे घर में क्या कर रही हैं? यहाँ तो हमारे माँ बाबूजी रहते हैं, आप यहाँ किसकी इजाजत से घूम रही हैं? भैया, ये घर तो राम प्रसाद जी का है, उन्होंने हमें किराए पर दिया है। हम लोग पास के ही कॉलेज में पढ़ती हैं, घर दूसरे शहर में है। ये घर कॉलेज के पास है, इसलिए यहाँ किराए पर ले लिया है। वैसे आप लोग कौन हैं, पहले तो कभी नहीं देखा। कमरा किराए पर दिया है। वाली बात सुन अमित नीता दोनों के तोते उड़ गए। ये माँ बाबूजी ने क्या कर डाला? घर किराए पर देने के नाम पर बहू बेटा दोनों तिलमिला उठे। तमतमाते हुए अमित ने घर में प्रवेश किया तो देखा अम्मा बाबूजी टेबल पर बैठे चाय नाश्ता कर रहे थे। वाह बाबूजी, बेटे के जाते ही घर को हॉस्टल बना दिया। आखिर आपने ये सब किससे पूछ कर किया है? और माँ बाबूजी इस उम्र में सटिया गए हैं, मगर आपने भी रोका नहीं, इन लड़कियों को कमरा किराए पर दे दिया। नीता भी गुस्से में चिल्लाई, मेरा कमरा इन लड़कियों को दे दिया, सारा सामान कहाँ है? बाबूजी, घर में छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है, मगर कोई ऐसे अपने बेटा बहू को अपमानित करता है? अब आप ही बताइए, हम लोग कहाँ जाएंगे? और दूसरी बात, ये घर आपके बेटे का है, आपने हमसे पूछे बिना ये डिसीजन कैसे ले लिया? तिल मिलाते हुए बोली। आराम से चाय का कप टेबल पर रखते हुए राम प्रसाद जी बोले, कौन सा घर, किसका घर, तुम लोग किस हक की बात कर रहे हो? और मुझे कुछ भी करना है उसके लिए तुम लोगों से पूछने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता। और फिर तुम दोनों जो करना चाहते थे वे मैंने कर दिया, बस फर्क इतना है इस घर से हम दोनों जाने वाले थे, अब तुम दोनों चलते बनो। बाबूजी के मुंह से ऐसी बात सुनते ही दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर भी नीता कहाँ पीछे रहने वाली थी। ये घर तो मेरे पति का है, आप किस हक से इसे किराए पर चढ़ा सकते हैं? बहू, शायद तुम भूल गई हो, ये घर तुम्हारी सास के नाम पर लिया गया था। पूछो अपने पति से। टैक्स बचाने के चक्कर में उसने महिला सीनियर सिटीजन के नाम पर रजिस्ट्री करवाई थी, पैसे बचाने थे इसे, इसी चक्कर में इसने बड़ी भूल कर दी, मगर इसकी भूल हमारे लिए अच्छी साबित हुई। मगर बाबूजी, आप भूल रहे हैं, पिता की प्रॉपर्टी में बेटे का पूरा अधिकार होता है। हम कोर्ट कचहरी कर आपसे अपना हक लेकर रहेंगे। आगे की सारी बात वकील साहब तुम्हें बताएंगे। इतने में वकील माधव प्रसाद और उनके गांव के खास दोस्त मनोहर जी वहां पहुंच गए। वकील साहब बोले, कानूनन इस घर पर तुम्हारा कोई हक नहीं, क्योंकि इस घर में लगा सारा पैसा राम प्रसाद जी की किसानी की कमाई का लगा है, जिसके गवाह खुद मनोहर जी हैं, जिन्होंने खेत की जमीन खरीदी है। तो जो भी कुछ है सब कुछ राम प्रसाद जी का है, और उनकी मर्जी के बगैर तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिल सकती। करते रहो लाख कोर्ट केस।
सारी बाजी हाथ से जाते हुए देख नीता ने गिरगिट की तरह रंग बदला। माँ, बाबूजी, आखिरी गलती तो बच्चों से ही होती है। बड़ों का फर्ज है कि वो उनकी गलती पर उन्हें समझाएं, डांटें, मगर इस तरह हमें बेघर कर देना गलत है। कुछ नहीं तो आप अपने पोता पोती की सोचें, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे बेचारे। हाँ बाबूजी, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है और उसके चलते आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। छोटे मोटे झगड़े आखिर किस घर में नहीं होते, उन्हें सुलझाना चाहिए ना, कि दूसरों को बुलाकर घर में तमाशा करना चाहिए। उसका इशारा वकील साहब और दोस्त मनोहर जी पर था। आप समझे बाबूजी, बाहर वाले लोग आकर सिर्फ हंसी उड़ाते हैं। घर वाले ही होते हैं जो एक दूसरे की समस्या को समझ सकते हैं। आज तक चुप रहने वाली विमला जी बोल पड़ी। वाह बेटा, तेरी नसीहत सुनकर तो मैं बहुत खुश हुई। कम से कम तुझ में इतनी अकल तो है। आज जान गए कि बाहर वाले और घर वालों में क्या फर्क होता है। लेकिन अब तुम मेरी नसीहत सुन। अपने बेटे बहू पर यकीन करके मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की। तुम लोगों पर इतना भरोसा किया, सब कुछ वार दिया, तुम्हारे बाबूजी से लड़ाई भी की। हर बार यही कहती रही, शांति बनाए रखो, घर का मामला है, सुलझ जाएगा। मगर तुमने तो हमें वृद्ध आश्रम भेजने का पूरा इंतजाम कर लिया था। अमित और नीता एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तब राम प्रसाद जी बोले, घबराओ मत बेटा, ये बात तो मैंने उसी दिन सुन ली थी जिस दिन तुम शिमला जाने के लिए निकल रहे थे। चाहता तो मैं उसी दिन तुम दोनों को घर से बाहर निकाल देता, लेकिन तुम मुझे आश्चर्यचकित करते उससे पहले ही मैंने तुम्हें हैरान कर डाला। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि प्लान तुम ही नहीं बना सकते, मैं भी बना सकता हूँ। अब तुम ज्यादा देर मत करो, तुम्हारा सामान स्टोर रूम में पड़ा है, फटाफट उठाओ और चलते बनो। मगर बाबूजी, मैं कहाँ जाऊंगा। राम प्रसाद जी, बेटा बहू से जाने को कहते हैं। इसकी चिंता तब करनी चाहिए थी जब तुम अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकालने की सोच रहे थे। बेटा, अगर ऐसा होता तो मैं भी तुम्हारे दादा दादी को निकाल देता, मगर मैंने ताउम्र उनकी सेवा की। ये सब तुमने अपनी आंखों से देखा है, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। चलो मान लेते हैं तुम्हें अलग रहना था, तो साफ साफ बता देते, हम लोग अपना इंतजाम कहीं और कर लेते। मगर इस तरह हमें घर से बेघर करने के तरीके तुम्हें नहीं आजमाने चाहिए थे। अब इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। माँ, आप ही समझाइए ना, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि 1 महीने का किराया दे सकूं। जो था सब खर्च कर दिया। ये सब पहले सोचना चाहिए था। जो भी खर्चा पिछले 1 साल से कर रहे थे वो तुम्हारे बाबूजी की मेहनत के पैसे थे। बहू, केस तो मैं करूंगी तुम पर। वकील साहब, फटाफट केस बनाइए। बेटा बहू द्वारा घर से निकाल देने की साजिश और हमारे पैसों से पार्टियां, गहने खरीदे गए, छुट्टियां मनाई गई, सारा पैसा वसूल करना है। कीजिए बहू बेटा पर मानहानि का दावा, विमला जी ने कठोर शब्दों में कहा। अब तो नीता के मुंह में कोई शब्द ना बचे। हर बात पर कोर्ट कचहरी की धमकी देती थी। आज सास के मुंह से वही सब सुनकर उसे एहसास हुआ कि वो कितनी गलती करती थी। पैसे और अय्याशी के लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि बूढ़े सास ससुर को मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रही थी। पैसों के लिए गांव गई, गांव से सास ससुर को लाई और शहर लाकर नौकरों से भी बुरा बर्ताव किया। इतने से भी मन ना भरा तो दोनों को वृद्ध आश्रम भेजने की योजना बना डाली। हमेशा जिम्मेदारियों से मुक्त जीवन जीने की कोशिश में लगी रही, मगर भूल गई जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती। तब हाथ जोड़कर अपने सास ससुर से बोली, माँ, बाबूजी, आपने जो किया सोचा अच्छा किया, हम इसी लायक हैं। मुझे तो अमित ने कई बार रोका भी, मगर मैं नहीं मानी। मेरी वजह से आज एक बेटे पर से माँ बाप का भरोसा उठ गया। सोचती हूँ अगर कल को यही सब मेरे साथ हुआ तो। मगर अब मैं अपनी भूल सुधारने की कोशिश करूंगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे रुपया पैसा चाहिए, बल्कि इसलिए कि देवता समान माता पिता का दिल दुखाने का प्रायश्चित मुझे करना है। राम प्रसाद जी और विमला देवी जी दोनों दोबारा जालसाजियों की बातों में नहीं आना चाहते थे। जब एक बार भरोसा उठ जाए तो दोबारा करने में बहुत मुश्किल होती है। फिर भी अंदर से पिघल रहे थे, मगर बाहर से सख्त बने रहे, क्योंकि अब उनमें धोखा सहने की हिम्मत और ताकत दोनों ही नहीं थी। दोनों चुपचाप घर से चले गए। घर के पास ही मकान किराए पर ले लिया ताकि माँ बाबूजी का ख्याल रख सकें। कभी सामान लेने के बहाने तो कभी माँ बाबूजी को देखने के बहाने दोनों घर के चक्कर काटा करते थे। अमृता पहले जैसी नहीं रही। वो अपनी सास के लिए उनकी पसंद की सब्जियां बनाकर लाती तो कभी बाबूजी के लिए मिठाई लेकर आती। अमित भी बहाने से बात करने की कोशिश करता, मगर वे सिर्फ हाँ ना में ही जवाब देते। हाँ, बच्चों के साथ खूब खेलते, हंसते बोलते। ऐसे ही इशारों इशारों में माँ बाबूजी के दिल का हाल मिल जाता।
घर में कमाई का जरिया अमित की तनख्वाह ही थी, खर्च बढ़ रहे थे, इसलिए नीता ने अपनी फिजूल खर्ची बंद कर दी और एक टिफिन सेंटर शुरू कर दिया, जिसके दो मकसद थे, पहला तो कमाई और दूसरा माँ बाबूजी के घर पर निगरानी। उसे अच्छे से पता था कि वो लोग कभी आगे से बुलाएंगे नहीं, मगर नीता और अमित जानते थे अब बाबूजी की तबीयत थोड़ी सी नासाज रहती है, उन्हें अस्थमा है और अब फेफड़े भी साथ नहीं देते थे। उनका ध्यान रखना जरूरी हो गया था, हार्ट के कारण या यूं कहें कि उनकी गलती के कारण अब वे बेटा बहू पर विश्वास नहीं करते थे। मगर अब बेटा बहू ने भी विश्वास जीतने की ठान ली थी। एक दिन नीता लड़कियों को डिब्बा पहुंचाने घर पहुंची तो देखा बाबूजी हॉल में बेहोश पड़े थे। पीछे से विमला जी मंदिर से पहुंची, उन्हें ऐसी हालत में देखकर रोना चिल्लाना शुरू कर देती हैं। माँ जी चुप हो जाइए, इससे रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चलिए बाबूजी को उठाकर पलंग पर लेटा देते हैं। खबरदार, जो इन्हें हाथ भी लगाया तो। विमला जी तमतमा गई, दूर हो जा मेरी नजरों से। आज तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे ससुर की ये हालत है, ना तुम हमको ऐसे धोखा देती, ना हम ऐसे घुट घुट कर जी रहे होते। अच्छे भले गांव में सादा जीवन जी रहे थे, न जाने क्या सुझा जो तुम लोगों के छल कपट में फंस गए और अपना सब कुछ बेचकर यहाँ शहर आ गए। उसके बाद क्या कुछ नहीं हुआ हमारे साथ? तुमको क्या लगता है ये सब कुछ जो हुआ उससे हमें कुछ सुख मिला? पहले जो सास बिमला जी अपनी बहू पर जान छिड़कती थी, आज वही उसे कोसे जा रही थी, जिसे सुन नीता को बहुत आत्मग्लानि हो रही थी। कहीं ना कहीं वही इन सब घटनाओं का मुख्य कारण थी। माँ जी, मैं आपकी हर बात मानूंगी, आप कहेंगी तो मैं कभी आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी, मगर अभी बाबूजी को डॉक्टरी जांच की बहुत ज़रूरत है। शायद नहीं, दिल का दौरा पड़ा है, इसलिए हमें पहले उन्हें अस्पताल लेकर चलते हैं। मगर विमला जी तो जैसे पति की हालत देख पगला गई थी, उन पर नीता की किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। नीता ने तुरंत एम्बुलेंस और अमित को फोन किया। अमित को आने में देर लगी, मगर जब तक एम्बुलेंस आई उसने फटाफट बाबूजी को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर से बात करना, इलाज, दवा के लिए अस्पताल में भागा दौड़ी सब कुछ करती रही। तभी अमित टूर से लौट कर आया। ये सब क्या हो गया? नीता कुछ बोलती उससे पहले ही विमला जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। ये सब तेरी और तेरी बीवी की वजह से हुआ है। हमारा सब कुछ तो लूट लिया तुम लोगों ने, अब हमारी जान भी लोगे? छोड़ क्यों नहीं देते हमारा पीछा? क्यों घर में बार बार आते हो, अपनी शक्ल दिखाते हो? जो तुम्हारा धोखा और फरेब याद आता है, कहीं अभी भी तुम लोगों की कोई गंदी चाल तो नहीं? रीता बहू, कहीं तुमने ही तो कुछ नहीं किया? क्योंकि उस वक्त घर में तुम अकेली थी। बताओ, बाबूजी से कुछ कहा तो नहीं तुमने, जिसके कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ गया? जरूर रुपया पैसा मांगा होगा और उन्होंने इनकार कर दिया होगा। बोलो, यही हुआ है ना? माँ बावरी सी अपनी बहू पर इल्जाम लगा रही थी। तभी डॉक्टर बाहर से आए और बोले, अम्मा जी, ये अस्पताल है, यहाँ जोर जोर से बातें ना कीजिए। अगर आपको लड़ाई झगड़ा करना ही है तो बाहर चले जाइए। तब विमला जी बोली, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। निकालना है तो इन धोखेबाजों को निकालो। चलो यहाँ से निकल जाओ, मैं इनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? आपकी बहू ने समय पर अपने ससुर को अस्पताल ले पहुंचाया होता तो राम प्रसाद जी का बचना मुश्किल था। माता जी, आपके घर में जो भी विवाद हो, कम से कम अभी तो शांति बनाए रखें। गुस्से से डॉक्टर बोलकर चला गया। उसकी बात मानकर विमला जी थोड़ा शांत हो गई, मगर उनके दिल और दिमाग में उठते सवाल ज्वालामुखी की तरह फूट रहे थे। उनकी शक की सुई नीता पर ही अटकी हुई थी। हो ना हो, बहू ने ही कुछ किया है। विमला जी की बात सुनकर नीता बहुत आहत हुई। अमित का हाथ पकड़कर बोली, सुनिए जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं तो वहां सिर्फ टिफिन देने गई थी, साथ में माँ बाबूजी की सेहत का हालचाल लेने गई थी। जब मैं वहां पहुंची बाबूजी तड़प रहे थे। मैं रसोई में पानी लेने गई, तब तक वे बेहोश हो गए। मैंने उठाने की बहुत कोशिश की, इतने में माँ जी आ गई और जोर जोर से चिल्लाकर न जाने कैसे कैसे इल्जाम लगाने लगी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, कहीं सच में बाबूजी को कुछ हो गया तो माँ जी जिंदगी भर उसे माफ नहीं करेंगी। देखिए जी, पहले जो हमसे गलतियां हो गई, हम सुधारने की पूरी कोशिश करते रहे हैं। मान भी लिया कि कोई इतनी जल्दी माफ नहीं करेगा, क्योंकि हमने काम ही ऐसा किया था, लालच में अंधे होकर अपने माँ बाबूजी को वृद्ध आश्रम में छोड़ने का सोचा था। मगर मेरी सोच इतनी गिरी हुई नहीं कि मैं उन्हें मारने का सोचूंगी। छी छी, ऐसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। आप माँ को समझाइए ना। तभी लंबी सांस लेकर अमित बोला, नीता, अब मैं क्या बोल सकता हूँ? तुमने जो कुछ भी किया, माँ उसे माफ नहीं कर पा रही है, और अगर बाबूजी को कुछ हो गया तो मुझे लगता है वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगी। हाँ, जो कुछ भी हुआ अकेले मेरे लालच में हुआ। आप भी तो सब कुछ चाहते थे। उन्होंने पैसा भी अपने बेटे बेटे की बच्चों की खुशी के लिए ही दिया था, मगर आज
सारा इल्जाम एक बहू पर लगा दिया। माना मैंने अपने ऐशो आराम के लिए उन लोगों का उपयोग किया, लेकिन उस गलती का प्रायश्चित पिछले 2 साल से कर रही हूँ। माफ ना करें ना सही, कम से कम मरने मारने का इल्जाम तो ना लगाएं। अमित चुप हो गया, क्योंकि गलत कौन है इसका फैसला करने वाले हम कौन होते हैं। वक्त के आगे सब हार चुके थे। बाबूजी से न जाने कितनी बार अमित व्यापार के लिए पैसा मांग चुका था, मगर वो कभी देने के लिए राजी नहीं होते थे। इसलिए उसे छोटी नौकरी पर गुजारा करना पड़ा। नीता और बच्चों का पालन पोषण करना महंगा हो रहा था। धीरे धीरे सब ख्वाहिशें बढ़ती गई, जो कि अमित पूरा नहीं कर पा रहा था। कहीं न कहीं मलाल तो उसे भी था। शहर की जिंदगी में पैसा ही सब कुछ होता है। अगर आपके पास पैसा नहीं तो कोई आपको पूछता नहीं। सोसाइटी में अपना दबदबा बनाने के लिए ज्यादा नहीं तो दिखावे लायक पैसा तो जरूरी है। नीता ही क्यों, उसे भी तो शौक था। अच्छा खाना पीना, अच्छे कपड़े पहनने का उसका भी मन करता था, मगर नौकरी से ये सब कहाँ मुमकिन था। जब भी बाबूजी पैसा देने के लिए मना करते थे, कस मजाक कर रह जाता था। कहीं ना कहीं बाबूजी भी तो गुनहगार हैं। सही समय पर बेटे की मदद कर देते थे तो आज इस स्थिति में ना होते। बाबूजी के आज हाथ पांव चलना बंद हो गए थे। तब उन्होंने फैसला किया कि हम सब कुछ बेचकर बेटे के साथ शहर में रहेंगे। आखिर आराम तो वे भी चाहते थे। जब उनकी मर्जी थी तब उन्होंने पैसा दिया। अब जब इतने सालों बाद खुद का घर ख्वाहिशें पूरी करने लायक पैसा मिला तो एंजॉय करने लगे। माता पिता की टोका टाकी बुरी लगने लगी। दिन रात एक ही ताना देते, हमारा पैसा उड़ा दिया, और इसी उलझन के चलते दूसरों की सलाह लेने लगे। तब लगा माँ बाबूजी को वृद्ध आश्रम भेज देते हैं। गलत था, मगर कोई चारा भी नहीं था। माँ बाप ने भी ठीक किया, बहू बेटा को सबक सिखाया। मगर अब कब तक एक ही बात का इल्जाम ढोना पड़ेगा, ये भी समझ नहीं आ रहा था। गलती अकेली नीता की नहीं, अमित की भी थी, कह सकते हैं बाबूजी की भी थी। लेकिन इन सबको मानेगा कौन? क्या स्वार्थी सिर्फ बहू बेटा थे, बाबूजी नहीं? तभी नर्स हाथ में एक फॉर्म पकड़ाते हुए चली गई। बोली, इसे भरकर दीजिए। राम प्रसाद जी के दिल का ऑपरेशन होना है, 2 लाख अभी जमा कराना होगा, बाकी बचा पैसा ऑपरेशन के बाद दे दीजिएगा। पैसों के बारे में सुनते ही विमला जी कपकपाने लगी। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, पैसा कहाँ और किधर है, अब इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊंगी, बोलकर रोना शुरू कर देती हैं। तब नीता बोली, माँ जी शांत हो जाइए, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। तू चुप कर, सब तेरी वजह से हुआ है। तू अभी भी अस्पताल में क्या कर रही है? चल निकल यहाँ से, हमें तेरी जरूरत नहीं है, बोलकर जोर जोर से रोने लगी। अमित और नीता समय की नजाकत को समझ पैसों की व्यवस्था करने के लिए निकल पड़े। थोड़ी देर बाद दोनों ने अस्पताल में पैसा जमा करवा दिया। राम प्रसाद जी का ऑपरेशन अच्छे से हो गया। 2 दिन बाद जब उन्हें होश आया तो देखा उनके पास विमला जी बैठी हुई थी। राम प्रसाद जी को जगा हुआ देख पहले तो वो बहुत प्रसन्न हुई, फिर बोली, आप ठीक हैं? डॉक्टर साहब यही हैं, कुछ चाहिए हो तो बताइएगा। बहू नीता को बुलाओ। खड़खड़ाती आवाज में राम प्रसाद जी बोले, क्यों उस मनहूस का नाम ले रहे हैं? पहले आप ठीक हो जाइए, घर चलिए, फिर जो सजा देना है हम उसे देते रहेंगे। इस बार हम साफ कह देंगे, मोहल्ले से ही दूर चली जाए, ताकि दोबारा हमारे घर में ताकने झागने कभी ना आए। गुस्से में तमतमाते हुए विमला जी ने पिछली सारी बातें बोल दी। बेटा बहू को बुलाओ, तभी बताऊंगा क्या कहना चाहता हूँ। पति की इच्छा मान विमला जी ने बाहर आकर बहू बेटा दोनों को अंदर बुलाया। दोनों के अंदर आते ही राम प्रसाद जी बोले, विमला बहू की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, मैं वहां अकेला चक्कर खाकर गिरा पड़ा था, तभी बहू ने मुझे उठाने की कोशिश की, पानी पिलाया, कहती रही, बाबूजी आपको कुछ नहीं होगा। इतने में तुम आ गई और तुमने आते ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं इशारों में तुम्हें चुप रहने को कह रहा था, मगर तुम नहीं समझी और मैं बेहोश हो गया। मैंने अभी डॉक्टर से भी पूछा तो पता चला तुमने बहू के साथ क्या कुछ नहीं किया। फिर भी उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी मेहनत का पैसा और गहना सब कुछ बेचकर मेरी इलाज पर खर्च कर दिए। ये इस बात का सबूत है कि ये सच में अपनी गलती का पश्चाताप कर रही थी, ना कि हमारे घर आकर हमसे रुपया पैसा लूटना चाहती थी। अभी तक जो हुआ उसे भूलने में ही भलाई है। मैं चाहता हूँ बेटा बहू और बच्चे हमारे साथ आकर रहें, और अगर कोई परेशानी है तो मिलजुल कर हल करें। नीता बहू, तूने मेरी जान बचाकर साबित कर दिया कि तुम सच में अपनी की गई गलती का पश्चाताप कर रही थी। बेटा मैंने तुम्हें माफ किया। और अमित, मैं जानता हूँ तू शुरू से अपना डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना चाहता था, मगर हर बार मैंने तुझे पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से
हमेशा पैसों की तंगी तुझे बनी रही, लेकिन अब मैं तुझे तेरा सपना सच करने के लिए पैसा तो दूंगा, साथ ही मैं तेरी दुकानदारी में भी हाथ बटा लूंगा, ताकि ये बहू द्वारा दी गई जिंदगी मैं अच्छे से जी सकूं। राम प्रसाद जी की बात सुन विमला जी बोली, नीता बहू मुझे माफ कर, मैं भी जाने क्या क्या इल्जाम तुझ पर लगाती रही, मगर तू चुपचाप सब कुछ सह गई, कुछ नहीं बोला। सच बहू, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। माँ, आप मुझसे माफी मत मांगिए, गलती तो मैंने की थी, जिसकी सजा मैं भुगत रही थी। मेरे कर्म ही ऐसे थे, तो मेरे साथ ये सब होना लाजमी था। जब हम कोई बहुत बड़ी गलती करते हैं, उसका दाग आसानी से नहीं छुटा पाते हैं। और फिर आप तो मेरी माँ समान हैं, आपके कहे का क्या बुरा मानूंगी? नहीं, मैं भी अब अपनी गलती का प्रायश्चित करूंगी। तेरे टिफिन सेंटर में मुझे भी नौकरी दे देना। आम का अचार, चटनी बनाना, सब्जियों की काट छांट करना मैं भी खूब अच्छे से जानती हूँ। माँ जी, आप ना और कितना पाप चढ़ाएंगे अपनी बहू पर? अगर बाबूजी ने मुझे मौका दिया है, तो मैं आपकी खूब सेवा पानी करूंगी। आप बस बैठे बैठे हुक्म दीजिएगा, मुस्कुराकर बोली। अंत भला तो सब भला। इस तरह एक परिवार ने कई उतार चढ़ाव देखकर जीवन में एक सुखद मोड़ ले लिया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।